हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आरती फ्रॉम ई फाइलिंग वर्ड और आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म और एक बहुत ही कॉमन टर्म दैट इज टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये एक ऐसा टर्म है जो सबकी लाइफ में कभी ना कभी जरूर आया होगा। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आपके एम्प्लॉय जो आपको सैलरी देते हैं उसमें से जनरली एक पर्टिकुलर अमाउंट टैक्स के रूप में काट लेते हैं जिसे हम कहते हैं टीडीएस। इवन अपार्ट फ्रॉम सैलरी, अगर आपने एफडी में इन्वेस्ट किया है तो उस पर भी एक सर्टेन अमाउंट के बाद में बैंक आपको पे किए जाने वाले इंटरेस्ट में से टीडीएस का अमाउंट डिडक्ट कर लेते हैं। अगर आप एज़ एन फ्रीलांसर काम कर रहे हैं या प्रोफेशनल फीस रिसीव कर रहे हैं तो वहाँ पे भी टीडीएस डिडक्ट होता है। अगर क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ट्रांजैक्शन वैल्यू पे एक सर्टेन अमाउंट से टीडीएस डिडक्ट हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी इनकम ऐसी होती है जिसको रिसीव करने से पहले ही आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाता है। बट काफी कंडीशंस में ऐसा होता है कि टीडीएस तो आपका डिडक्ट हो जाता है बट आपका टैक्स उतना बनता नहीं है। तो क्या आप अपने टीडीएस का रिफंड क्लेम कर सकते हैं? इन सारे टॉपिक्स के बारे में आज बात करते हैं डिटेल में इस वीडियो में। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा सो दैट आपको ये पता लग पाए कि आपका टीडीएस किस तरह से डिडक्ट होता है, कितना डिडक्ट होना चाहिए, उसका प्रोसेस क्या रहता है, आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं अपने टीडीएस के रिफंड को क्लेम करने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर लिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो टीडीएस होता क्या है? टीडीएस होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अगर आप कोई भी इनकम एक फाइनेंशियल ईयर में अर्न करते हैं तो उसके ऊपर एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप आईटीआर फाइल करते हैं उस पर आपको टैक्स पे करना होता है। बट इन केस ऑफ टीडीएस आप जो इनकम अर्न करते हैं उसके ऊपर पहले ही एक स्पेसिफाइड परसेंटेज से टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाता है जो इनकम टैक्स ही होता है। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आपको एम्प्लॉयर से जो भी सैलरी रिसीव होगी उसमें से आपका एम्प्लॉयर पहले ही एक टीडीएस डिडक्ट कर लेगा। इस टीडीएस को आपका एम्प्लॉयर गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा और उसके बाद में जब आप अपनी आईटीआर फाइल करेंगे तो वहां पर डिडक्टेड टीडीएस को आप सेट ऑफ कर सकते हैं अगेंस्ट योर फाइनल टैक्स लायबिलिटी। बट इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी जीरो निकल के आ रही हो बट आपका टीडीएस डिडक्ट हो चुका है। तो उस कंडीशन में जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मिस ए इज एन एम्प्लॉयर जो अपने यहाँ हायर करती है मिस्टर बी को एज एन एम्प्लॉय जिनकी सैलरी होती है 50,000 रुपीज और जिसपे टीडीएस, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, 5,000 रुपीज डिडक्ट होता है। वैसे सैलरी पे जो टीडीएस डिडक्ट होता है वो होता है अंडर सेक्शन 192 और जैसे कैलकुलेशन होती है एज पर द टैक्स स्लैब रेट। इसके लिए कोई परसेंटेज स्पेसिफाइड नहीं की हुई है बल्कि एक टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंगली ही इस पे टीडीएस को डिडक्ट किया जाता है। अब मिस ए बीइंग अ एम्प्लॉयर बैंक में डिपॉजिट करेंगी टीडीएस का अमाउंट विच इज 5,000 रुपीज और उसके बाद में उनको रिटर्न फाइल करनी होगी जो क्वार्टरली बेसिस पे फाइल की जाती है। तो जब एक एम्प्लॉयर रिटर्न फाइल करता है टीडीएस की तो वहां पे अपने एम्प्लॉयज के पैन की क्रेडेंशियल्स देता है जिससे टीडीएस कनेक्ट हो जाता है उस एम्प्लॉय के पैन नंबर से और इसके बाद में ही एक एम्प्लॉयर इशू कर पाता है एक फॉर्म 16 को। सो दैट वाज द पार्ट ऑफ एन एम्प्लॉयर। अब अगर हम बात करें मिस्टर बी को क्या करना होगा, मिस्टर बी को एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो फाइल की जाती है इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके। बट यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है विच इज नोन एज द 26 एएस। 26 एएस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें ऑल काइंड ऑफ टीडीएस रिफ्लेक्ट होते हैं, चाहे वो सैलरी पे डिडक्ट हुआ हो, कमीशन पे डिडक्ट हुआ हो, प्रोफेशनल फीस पे आपको आपका डिडक्ट हुआ हो, सबका टीडीएस हेड वाइज आपके 26 एएस में रिफ्लेक्ट होता है। और अगर आप अपने टीडीएस को अपनी लायबिलिटी से सेट ऑफ करना चाहते हैं या फिर उसका रिफंड क्लेम करना चाहते हैं, इन दोनों ही कंडीशन में इट इज मैंडेटरी कि आपका टीडीएस आपके 26 एएस में जरूर रिफ्लेक्ट कर रहा हो, अदरवाइज आप अपना टीडीएस क्लेम नहीं कर पाएंगे। बिकॉज अगर आपका टीडीएस 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि या तो आपके एम्प्लॉय ने टीडीएस की रिटर्न फाइल नहीं करी है या फाइल करते टाइम उन्होंने गलत क्रेडेंशियल्स दे रखे हैं। दोनों ही कंडीशन में आपको अपने एम्प्लॉयर से कॉन्टेक्ट करना होगा, टीडीएस के रिटर्न को रेक्टिफाई करना पड़ेगा जिससे वो आपके 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट हो और अपने टीडीएस को या तो सेट ऑफ कर पाए, अगर आपको रिफंड करना है तो उसका रिफंड क्लेम कर पाए। तो आई होप एग्जाम्पल आपको समझ में आ चुका होगा। तो एक एम्प्लॉयर की ही अगर हम बात करते हैं तो एम्प्लॉय टीडीएस डिडक्ट करता है, मंथली बेसिस पे उसको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है, क्वार्टरली बेसिस पे रिटर्न फाइल होता है जहां वो एक एम्प्लॉय का पैन कोड करता है जिससे उसका टीडीएस 26 एएस में रिफ्लेक्ट होने लगता है और फिर वो उसको इश्यू करता है ईयरली बेसिस पे टीडीएस फॉर्म। तो इस तरह से अगर हम सैलरी के प्रूफ की बात करते हैं तो यहाँ पे फॉर्म 16, 16A, 16B और 16C 4 तरह के टीडीएस फॉर्म्स होते हैं और इन सब का एक्यूमुलेशन कंसोलिडेटेड फॉर्म में हम कहाँ देख सकते हैं, फॉर्म 26 AS पे। 26 AS कैसे देखते हैं वो अभी हम देख लेते हैं। इसको हम देखते हैं इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट अपनी लॉगिन आईडी से एंटर करके। अब ये 4 फॉर्म्स आपने जो देखे हैं किन किन केसेस में इश्यू होते हैं। सो द वेरी फर्स्ट वन इज द टीडीएस ऑन सैलरी पेमेंट।
ईयरली आपको इश्यू किया जाता है, इसकी ड्यू डेट होती है 31 ऑफ मई। तो अगर हम बात करते हैं कि फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 की, तो आपको फॉर्म 16 आपके एम्प्लॉयर से मिल जाना चाहिए मैक्सिमम टिल 31 ऑफ मई 2023। सेकंड फॉर्म होता है फॉर्म 16A, जो होता है अदर देन सैलरी के केस में। अदर देन सैलरी के कौन कौन से टीडीएस होते हैं, एक बार उनको देख लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सेक्शन 192 इज फॉर द पेमेंट ऑफ सैलरी। सैलरी के केस में कोई भी स्पेसिफाइड परसेंटेज नहीं होती है, जो नॉर्मल स्लैब रेट होता है वही एप्लीकेबल होता है। उसी के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करके आपका एचआर आपकी मंथली सैलरी में से टीडीएस डिडक्ट करता है। Second one is the 193, that is in case of interest on securities. 194 is for the dividend. 194 is for the interest other than interest on security. सेक्शन 194 बी एंड बीबी, अगर हॉर्स रेसेस में आप कुछ विन करते गए या लॉटरी में विन करते गए तो उस कंडीशन में, तो यहाँ पर ये सारे स्पेसिफाइड परसेंटेज दे रखी है, स्पेसिफाइड पेमेंट्स दे रखी है, जिनके केस में टीडीएस डिडक्ट होता है। काफी सारे हैं, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इफ यू वांट टू चेक आउट फॉर अ सर्टेन स्पेसिफाइड टीडीएस रेट, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो फॉर्म 16A इन सारे स्पेसिफाइड पेमेंट्स जो भी हमने चेक करे उसके केस में आपको रिसीव होता है। नेक्स्ट फॉर्म होता है फॉर्म 16B, जो आपका एप्लीकेबल होता है इन केस ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल आउट होती है अदर देन एग्रीकल्चर, अगर इसकी वैल्यू है मोर देन 50 लाख रुपीज, तो 1% का टीडीएस डिडक्ट होता है। इन दैट केस भी आपको जो फॉर्म 16B रिसीव होता है वो 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग होता है, और एक क्वार्टरली या ईयरली बेसिस पे ना होके एवरी ट्रांजेक्शन के बेसिस पे होता है। बिकॉज ऑब्वियसली प्रॉपर्टी की सेल हम मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे नहीं करते हैं, इट्स नॉट वेरी फ्रिक्वेंट। तो इसकी ड्यू डेट कब होती है? ड्यू डेट होती है जिस पर्टिकुलर मंथ में टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसके एंड होने पे विद इन 30 डेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 15th ऑफ अप्रैल को कोई प्रॉपर्टी सेल आउट करी है, तो अप्रैल का एंड हुआ 30th ऑफ अप्रैल और उसके विद इन 30 डेज, दैट मीन्स 30th ऑफ मई तक रिटर्न फाइल हो जानी चाहिए, और रिटर्न फाइल होने के विद इन 15 डेज आपको फॉर्म 16 भी इशू हो जाना चाहिए। एंड द फोर्थ वन इज फॉर्म 16C, विच इज इशूड इन केस ऑफ रेंट। ये भी ट्रांजैक्शन बेसिस पे होता है, और ये भी आपका 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग होता है। और यहाँ पे भी जो आपकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग होती है दैट इज 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच टीडीएस इज डिडक्टेड। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं टीडीएस के, उनकी ड्यू डेट्स क्या होती है, कब तक आप उन्हें रिसीव कर सकते हैं, रेट क्या क्या होते हैं टीडीएस के, और पूरा प्रोसेस क्या रहता है, और आप उसको क्लेम कैसे करते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर हमने टीडीएस डिडक्ट करवा लिया है अपना, या हमारा टीडीएस डिडक्ट हो चुका है, तो क्या तब भी हमें इनकम टैक्स पे करने की जरूरत है? तो एक एग्जांपल से इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मैं अभी ओल्ड रिजीम लेके चल रही हूँ, नॉर्मल रिजीम। न्यू रिजीम की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर ओल्ड रिजीम में आपकी सैलरी 10 लाख रुपीज की है, और सपोज करिए आपने 1 लाख रुपीज का एचआर ए का एग्जाम्पशन भी ले लिया है यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन आपने 2 लाख रुपीस का ही मैक्सिमम लिमिट होता है जो आपने क्लेम करा हुआ है, मतलब आपने होम लोन अवेल किया हुआ है। 1 लाख रुपीस आपने एटीसी में, सपोज आपने एलआईसी वगैरह कुछ ले रखी है यहाँ पे, उसे क्लेम कर रखा है। और 50,000 रुपीज आपका मेडिक्लेम है, जिसमें आपका अपना और अपने पेरेंट्स दोनों का ही मेडिक्लेम इंक्लूडेड है। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखें तो आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपीस बनती है। और अगर आप स्लैब की तरफ ध्यान से देखिए तो 2.5 लाख तक 0% है, 2.5 से 5 लाख तक 10%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और ओवर 10 लाख रुपीज इट्स 20%, जिसमें 4% का टैक्स लगता है। बट यहाँ पे एक सेक्शन आ जाता है 87A, जिसके अकॉर्डिंगली अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपीज तक है, तो जो भी आपका टैक्स बनेगा उसका डिडक्शन, उसकी रिबेट आपको मिल जाएगी, रादर आई शुड से, अंडर सेक्शन 87A। तो आपकी इनकम चूंकि 5 लाख रुपीज तक की है, इसमें जो भी टैक्स बनता है उसकी आपको रिबेट मिल जाएगी, और आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी 0। ये थी हमारी एक आइडल सिचुएशन, जिसमें आपने पहले एचआर को डिक्लेरेशन दिया है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर दिए हैं, और आपका टीडीएस डिडक्ट ना होके 0 डिडक्ट हुआ है। तो ये जो आपका केस आया है, यहाँ पे ना तो आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, और ना ही आपको गवर्नमेंट को कुछ भी पे करने की जरूरत है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, अनटिल और अनलेस आपकी कोई और अगर इनकम नहीं होती है। बट फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर आपके पास कुछ फ्रीलांसिंग की इनकम जनरेट हो रही है, या फिर आपकी कुछ रेंटल इनकम जनरेट होती है, या फिर हम कह सकते हैं आपकी कुछ एफडी का इंटरेस्ट आ रहा है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आ रहा है, या कोई भी किसी भी तरह की अदर इनकम आती है, तो उस पर आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होगा। अब यहाँ पे हम एक दूसरी कंडीशन की बात करते हैं कि सपोज करिए आपने एटीसी की स्लिप्स जो थी, अपनी इन्वेस्टमेंट प्रूफ जो थे, वो एचआर को नहीं दिए, ना ही अपनी एटीटी के दिए। तो इस कंडीशन में आपकी कंपनी की एचआर ना तो आपकी एटीसी को कंसीडर करेगा, और ना ही आपके एटीटी को कंसीडर करेगा, और यहाँ पे आपका टोटल टैक्स बन जाएगा 44,200 रुपीज, जिसे मंथली बेसिस पे डिडक्ट कर लिया जाएगा। बट
एक्चुअल में आपने इन्वेस्टमेंट क्योंकि करे हुए हैं, तो आपको इसका रिफंड लेना बनता है। तो जब आप आईटीआर फाइल करेंगे, तो उस टाइम पे आप दिखाएँगे कि आपकी एटीसी 1 लाख रुपीज़ की है, एटीटी 50,000 रुपीज़ की है, दिखाकर आप अपना रिटर्न फाइल करेंगे, वहाँ पे आपका रिफंड बन जाएगा 44,200 रुपीज़ का, और जो आपका रिटर्न प्रोसेस होने के बाद में आपको मिल जाएगा। बट इस कंडीशन में दिस इज़ एडवाइजेबल कि आप अपना इन्वेस्टमेंट प्रूफ अपनी कंपनी के एचआर को ज़रूर सबमिट करें, बिकॉज़ ऐसा ना करने पे इनकम टैक्स से नोटिस आने की पॉसिबिलिटी रहती है। फिर अननेसेसरी आपको इनकन्वीनियंस होगी, बिकॉज़ आपको इस कंडीशन में सारे इन्वेस्टमेंट प्रूफ एंड ऑल इनकम टैक्स के पोर्टल पे सबमिट करने पड़ेंगे। यहाँ पे एक और छोटा-सा कॉन्सेप्ट आता है, जब हम बात करते हैं 10 लाख रुपीज़ की, तो ये 10 लाख रुपीज़ कौन से होते हैं? एक छोटी-सी टर्म होती है, अगर आप अपने ऑफर लेटर में देखेंगे, वहाँ पे एक टर्म होती है सीटीसी, जिसे हम कहते हैं कॉस्ट टू कंपनी। कॉस्ट टू कंपनी में कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि वो लोग क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड करना चाहते हैं। बट एक जो बहुत मोस्ट कॉमन चीज़ होती है, दैट इज़ फिक्स्ड कंपोनेंट एंड वेरिएबल कंपोनेंट। फिक्स्ड कंपोनेंट जो आपको मंथली बेसिस पे मिलता ही मिलता है। सपोज करिए 10 लाख रुपीज़ में से 8 लाख रुपीज़ आपका फिक्स्ड कंपोनेंट था। इट इज़ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर परफॉर्मेंस एंड ऑल, ये आपको मिलना ही मिलना है। बट 2 लाख रुपीज़ ऐसे है जो आपके लीड पे या मैनेजर पे डिपेंड करते हैं, जो आपका अप्रेज़ल करेंगे और आपको परफॉर्मेंस बोनस देंगे। सपोज आपको परफॉर्मेंस बोनस यहाँ पे मिलता है 1 लाख रुपीज़ का। सो आउट ऑफ 2 लाख रुपीज़, क्योंकि आपको 1 लाख रुपए मिला के, तो यहाँ पे आपकी जो टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन होगी, वो भी अब टोटल 9 लाख रुपीज़ पे होगी, ना कि 10 लाख रुपीज़ पे। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल था मेरा। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो आपकी ग्रॉस सैलरी, दूसरा टर्म हम यूज कर सकते हैं ग्रॉस सैलरी। आपकी सैलरी का कैलकुलेशन आपकी ग्रॉस सैलरी पे होता है, आपकी सीटीसी पे नहीं होता है। एंड इसको डिडक्ट करने के बाद में आपकी टैक्स, आपका टीडीएस, आपका पीएफ सब डिडक्ट करने के बाद में आपके बैंक अकाउंट में जो अमाउंट रिफ्लेक्ट होती है, उसको हम कहते हैं नेट सैलरी। तो यहाँ पे आई थिंक सो ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, सीटीसी क्या होती है, ग्रॉस सैलरी क्या होती है और नेट सैलरी क्या होती है। चलिए अब एक बार देख लेते हैं फॉर्म 26 ईएस कैसे डाउनलोड होता है। फॉर्म 26 ईएस डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे ई पोर्टल incometax.gov.in पर। यहाँ पर जाके आपको लॉगिन करना है अपने अकाउंट में। यूजर आईडी एंटर करने के बाद में आप क्लिक करेंगे कंटिन्यू बटन पे। यहाँ पर आप सिक्योर एक्सेस मैसेज पे टिक करके अपना पासवर्ड एंटर करेंगे और फर्दर क्लिक कर देंगे कंटिन्यू बटन पे। तो यहाँ पे आपने लॉगिन कर लिया है अपनी इनकम टैक्स के पोर्टल पे। यहाँ पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है। यहाँ पर जाने के बाद में आप क्लिक करेंगे बी व्यू फॉर्म 26 एएस पर। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर आपको शो हो रहा है दैट यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द टीडीएस सीपीसी। इसको आपको कंफर्म कर देना है। इसको एग्री करने के बाद आप प्रोसीड कर देंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 एएस एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप ट्रेसेस की वेबसाइट पे आ गए हैं। यहाँ पर जाके आपको करंट असेसमेंट ईयर, जिसके लिए आपको 26 ईएस डाउनलोड करना है, वो सेलेक्ट करेंगे। तो अगर आपको फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए 26 ईयर्स डाउनलोड करना है, तो उसका असेसमेंट ईयर होगा असेसमेंट ईयर 2023-24। व्यू एज एचटीएमएल करेंगे। उसके बाद आप व्यू डाउनलोड पे क्लिक करके एक्सपोर्ट एज पीडीएफ कर लेंगे। आपका 26 ईयर्स डाउनलोड हो जाएगा। इसे आप एक बार ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पे आपका 26 ईयर्स डाउनलोड होके आ जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे नेम ऑफ डिडक्टर, 10 ऑफ डिडक्टर, उनका टोटल अमाउंट जो आपको क्रेडिट हुआ है, उस पे कितना टोटल टीडीएस पे हुआ है और कितना टैक्स डिपॉजिट हुआ है। जनरली टैक्स डिपॉजिट और टैक्स डिडक्टेड सेम ही होता है। तो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका जितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है, वो सब 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर इस वीडियो से आपको कोई भी वैल्यू एडिशन हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।